अर्ध तरंग दृष्टिकारी के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एक डायोड काम करता है और प्रत्यावर्ती धारा जो इनपुट में होती है आउटपुट में केवल उसका आधा चक्र यानी कि जो धनात्मक अर्ध भाग है वही आउटपुट के रूप में हमारे को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आउटपुट में जो विद्युत धारा है जो हमारे को आधे चक्र के लिए प्राप्त होती है तो हम ये कह सकते हैं कि एक दिशा में प्राप्त होती है, लेकिन धारा का मान समय के सापेक्ष नियत नहीं होता है। तो देखिए एक बार पुनः मैं वो डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये इनपुट प्रत्यावर्ती धारा थी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का इनपुट ये हो गया, ये VI था, ठीक है। अब आउटपुट डायरेक्ट मैं आउटपुट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि केवल आधे समय के लिए ही हमारे को धनात्मक अर्धभाग ही हमारे को आउटपुट में मिलता था, शेष आधे समय के लिए आउटपुट क्या था, 0 था, यानी कि ये V आउटपुट था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं ये जो धारा है ये एक दिशा में जरूर है लेकिन इसका मान समय के सापेक्ष नियत नहीं है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस धारा का औसत मान यानी कि ये जो धारा है हमारे को आउटपुट में प्राप्त हो रही है ये वोल्टता का है, इसी हिसाब से धारा का अगर ड्रॉ करना चाहिए तो इस हिसाब से ही धारा हमारे को प्राप्त होती है। ये I लिख देता हूँ मैं। तो ये जो धारा है ये फिक्स नहीं है, कांस्टेंट धारा नहीं है। तो ये धारा जो है स्पंदमान धारा कहलाती है। इस स्पंदमान धारा का औसत मान क्या होगा, औसत मान हम ज्ञात करना चाहते हैं। पिछले वीडियो में हमने डायोड की प्रॉपर्टीज के बारे में, डायोड की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, यानी कि डायोड की प्रॉपर्टी थी कि वो एक दिशा में ही धारा का प्रवाह करता है, विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह नहीं करता है। यानी कि जब डायोड अग्र बायस में होता है तभी धारा का प्रवाह उसके अंदर से होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो अब इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्पंदमान जो धारा प्राप्त हो रही है हमारे को आउटपुट में उसका औसत मान क्या होता है। तो देखिए औसत मान के लिए IDC से डिनोट करते हैं और औसत मान के लिए 1/T 0 से T I dt। औसत मान पूर्ण चक्र के लिए है तो 1/T यानी कि इसका टाइम पीरियड T है यहाँ पर, ये T क्योंकि ये इतने समय के लिए 0 है तो यहाँ पर एक चक्र कंप्लीट हो गया था। आधे चक्र के लिए धारा इस प्रकार से है, आधे चक्र के लिए धारा का मान 0 है। तो अब देखिए 1/T 0 to T इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर T तक I dt। और I पिछले वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था I इक्वल टू IM साइन ओमेगा T जब 0 से लेकर T/2 तक है, और I इक्वल टू 0 जब T है वो T/2 से लेकर T तक है। ये फंक्शन हो गया हमारे पास अब, जहाँ पर वेयर IM इक्वल टू क्या था, EM/R प्लस RL, जहाँ पर R जो है वो द्वितीय कुंडली और डायोड का रेजिस्टेंस है दोनों का मिला के, और RL जो था वो अपना लोड रेजिस्टेंस था। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को यदि हम सोल्व करते हैं तो 1/T 0 से T/2 I इक्वल टू IM साइन ओमेगा T dt प्लस T/2 टू T 0 इंटू dt। तो कहने का मतलब हो गया कि T/2 से लेकर T तक यानी कि जो आधा वाला भाग है, बाद वाला आधा भाग है, उसके लिए फंक्शन 0 है। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करना है तो IM/T 0 to T/T cos ओमेगा T dt, और cos साइन एक मिनट यहाँ पर क्या है, साइन ओमेगा T dt। अब देखिए ये साइन ओमेगा T जो फंक्शन है इसका हमारे को समाकलन करना है।
साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी होता है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ आई एम अपॉन टी माइनस कोस ओमेगा टी लिमिट 0 से लेकर t/2 तक। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करके हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। आई एम अपॉन टी, सॉरी इसका इंटीग्रेशन करोगे तो अपॉन में ओमेगा और आएगा, तो यहाँ पर ओमेगा आई एम अपॉन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। तो माइनस कोस ओमेगा टी यहाँ पर t/2 रखेंगे, पहले क्या रखेंगे माइनस कोस ओमेगा इंटू t/2 माइनस कोस 0। तो आई एम अपॉन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा टी इक्वल टू होता है 2 पाई। तो ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो कोस पाई माइनस प्लस कोस 0। तो क्या आ जाएगा आई एम अपॉन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा माइनस कोस पाई प्लस कोस 0। ठीक है, तो माइनस कोस पाई है तो कोस पाई का मान होता है -1, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया प्लस, कोस 0 का मान होता है 1, तो ये कितना हो गया 2। तो पुनः आई एम अपॉन ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आई डी सी इक्वल टू क्या आता है आई एम अपॉन पाई। आई डी सी इक्वल टू क्या आ गया आई एम अपॉन पाई। ये दिष्ट धारा यानी कि जो आउटपुट है उसमें स्पंदमान वोल्टता या स्पंदमान जो धारा प्राप्त हुई थी उसका औसत मान हमारे को मिलता है आई एम अपॉन पाई। अब देखिए ये तो था धारा का औसत मान, अब हम ज्ञात करना चाहते हैं वोल्टता का औसत मान। वोल्टता के औसत मान के लिए पुनः हम बात करते हैं ई डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई डी सी इंटू आर एल, क्योंकि हमारे को जो आउटपुट है वोल्टेज वो कहाँ पर मिल रही है, जो लोड रेजिस्टेंस था उस पर मिल रही है। तो आई डी सी इंटू आर एल, और आई डी सी की वैल्यू क्या है आई एम अपॉन पाई इंटू आर एल। अब देखिए ये इक्वेशन समीकरण नंबर 1 और 2 प्राप्त हो गई, ये दोनों आई एम की फॉर्म में है। आई एम की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ई एम अपॉन आर प्लस आर एल। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा ई एम अपॉन पाई आर प्लस आर एल, और यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आ जाएगा ई एम अपॉन पाई इंटू आर प्लस आर एल, और ये इंटू आर एल। तो देखिए ई डी सी का मान ये प्राप्त होता है और आई डी सी का मान हमारे को ये प्राप्त होता है। तो ये दोनों धारा का यानी कि स्पंदमान धारा का औसत मान हमारे को ये प्राप्त होता है जो समीकरण 1 था, और स्पंदमान वोल्टता का औसत मान हमारे को ये प्राप्त होता है समीकरण 2 के द्वारा। अब स्पंदमान धारा या वोल्टता के बाद में हम बात करते हैं वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि धारा और वोल्टता जो है उनके वर्ग माध्य मूल मान के बारे में। वापस ये सेकंड है स्पंदमान धारा का वह वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। देखिए अब अभी जो हमने प्राप्त किया था